सुमंगलम। बच्चों, कल आपने वर्ण विचार में वर्णों के बारे में जाना, जिसमें स्वर और उसके भेदों के बारे में जाना। आज हम उसका दूसरा पार्ट यानी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि क ख ग घ जो भी आप बोलते हैं इन सब में अ मिला हुआ होता है। जब हम कोई दूसरा स्वर लगाते हैं, जैसे आ लगा दिया या ई लगा दी, तो वो आपको आपके सामने का, की के रूप में आता है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। अब देखेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ यानी गले से, होंठ से या जिह्वा आदि से स्पर्श कर बाहर आती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम अक्षर के नाम पर रखा जाता है। जैसे आप बोलते हैं क ख ग घ ङ, तो क से शुरू होता है तो ये क वर्ग है। च छ ज झ य च से शुरू होता है तो च वर्ग। ट ठ ड ढ ण ट से शुरू होता है इसलिए ये ट वर्ग है। इसी तरह त थ द ध न त वर्ग और प फ ब भ म प वर्ग हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुंह के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित माने जाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, जैसे य, र, ल, व। तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, जैसे श, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर युक्त व्यंजन के साथ मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के मेल से ये नए रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि क के नीचे हलंत लगा हुआ है और उसके बाद श आया है, यानी क आधा है और श पूरा है, तो दोनों मिलकर बन गया क्ष। इसी तरह से त के नीचे हलंत है और उसके बाद आया र, जिसमें अ मिला हुआ है, तो ये बन गया त्र। ज के नीचे हलंत लगा है, उसके बाद य आया है, तो ये हो गया ज्ञ। श के नीचे हलंत लगा है, र पूरा है, तो ये मिलके बन गया श्र। इन संयुक्त व्यंजनों के अलावा कुछ और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं आधा म और ह, आधा म और न, प में नीचे र लगाए, यानी प आधा है और र पूरा है। तो इस तरह से कुछ वर्ण दिए हुए हैं जिनसे आपके शब्द बन रहे हैं कुम्हार, निम्न, प्रचार, अन्य, इस तरह के ये शब्द बने हैं। इसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि एक ही व्यंजन हो, जैसे मान लिया क है तो एक क ही होना चाहिए, एक आधा और एक पूरा। च है तो एक आधा च हो और दूसरा पूरा च हो। तो इस तरह से जब ये एक जैसे 2 व्यंजन मिलते हैं तो इनको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे आपके शब्द बने धक्का, बच्चा, मिट्टी आदि। अब आता है उच्चारण स्थान, यानी कि जो भी आपने अभी व्यंजन या स्वर सीखे थे उनका उच्चारण स्थान क्या है, यानी वो मुंह के कौन से हिस्से से बोले जाते हैं। अब मैं आपको वो बताऊंगी।
जैसे हम बोलते हैं आ, क ख ग घ ङ और ह। जब आप इनको बोलकर देखेंगे तो इनको बोलने में गले से आवाज निकलेगी। इसको ज़्यादातर लोग, कोई आप लोग कहते हैं ड, कोई कहते हैं अंग, लेकिन आपको अंग और ड नहीं बोलना है। जैसे आप आ क ख ग घ बोल रहे हैं, उसी जगह जीभ को स्थिर करते हुए ङ बोलना है, तब ये आपका सही उच्चारण होगा। ये इन सब की आवाज़ गले से निकलती है, इसलिए इसको कंठ कहा जाता है, कंठ वर्ण। इसके बाद इसे बोल के देखेंगे ए ई च छ ज झ य श। अब इस शौ में और इस शौ में आप लोगों को अंतर नहीं पता, तो अब आपको इससे पता चलेगा अंतर कि ये आप बोल रहे हैं ई च छ ज झ य श, यानी कि जब आप इसको बोलेंगे शौ को, तो जहाँ पर आपकी जिह्वा यहाँ इनको बोलने में लग रही है वहीं पे रखनी है। अब आप इसको बोल रहे हैं ई, तो आप देख रहे हैं आपकी जिह्वा जो है वो तालू से चिपकी हुई है, या तो नीचे या ऊपर, तो इसको इसलिए तालव्य कहा गया है। फिर से बोल के देखें ई च छ ज झ य स, इनको कहते हैं तालव्य वर्ण। इसके बाद आता है री ट ठ ड ढ ण र और श। अब आप जब ये वाला श बोलेंगे तो आप बोलेंगे, देखेंगे ट ठ ड ढ, तो ट ठ ड ढ ण र, इन सब में क्या होता है कि जिह्वा हमारी जिस भाग से टकरा रही है अंदर, उसको कहते हैं मूर्धन्य। तो उसी तरह से जैसे ट ठ ड ढ जहाँ पे प्रेशर देके जिह्वा बाहर आ रही है, उसी तरह से इस श को बोलने में भी आएगी। तो इनको जिस भाग से ये टकराते हैं, टकराती जीभ, उसको कहते हैं मूर्धा, तो ये कहलाते हैं मूर्धन्य वर्ण। इसके बाद आते हैं त थ द ध न ल स। अब आप जब ये वर्ण बोल रहे हैं तो आप बोल के देखेंगे तो आपकी जीभ जो है वो दांतों से टच कर रही है। फिर से बोल के देखें त थ द ध न ल स। अब जब ये वाला स बोलेंगे तो जीभ दांतों से टकराएगी, इसको दंती स भी कहा जाता है। तो ये सब दांतों से टकरा रहे हैं के बोले जा रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं दंत्य वर्ण। अब उ ऊ प फ ब भ म, ये जो भी वर्ण बोले जा रहे हैं, स्वर या व्यंजन, इनको बोलते समय होठों से उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए इनको कहते हैं ओष्ठ वर्ण। ओ औ, इसमें होठों का तो शेप बनी रही है, साथ में गले से भी आवाज निकल रही है ओ औ, तो गले और होठ दोनों का काम हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कंठोष्ठ्य। फिर ए आई, अब इसमें क्या हो रहा है ए, तो ये तालू से तो जीभ टकराई रही है, सटी हुई है, लेकिन आवाज गले से आ रही है, तो इसलिए इनको कहा गया है कंठ तालव्य। फिर एक वर्ण ऐसा है जो दांतों और होठों के सहायता से बोला जाता है, जैसे व। अब आप बोल के देखेंगे तो दांत होठों के ऊपर थोड़ा सा दबाते हैं, तब व आवाज निकलती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है दंतोष्ठ्य। अब ये जो हमारे न य ण न म हैं, इन पांचों को पंचम वर्ण कहा जाता है। ये पंचम वर्ण नाक से भी बोले जाते हैं। ये जो आपने देखे थे, ये जिस जिस भाग से बोले जा रहे हैं वो तो है ही, साथ में इनके साथ नाक से भी इनका उच्चारण किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन क्या होता है कि जब अलग अलग वर्णों को जोड़कर एक वर्ण बन जाता है तो वो वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे इसको देखेंगे, किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर है तो उस स्वर को व्यंजन के अंदर
मात्रा के रूप में समाहित कर देना चाहिए। ये वर्ण संयोजन का नियम है पहला। दूसरा, किसी व्यंजन के बाद स्वर न होने की स्थिति में व्यंजन के नीचे हलंत लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ब के नीचे हलंत लगा हुआ है, र के नीचे हलंत लिखा है, ब के बाद कोई भी स्वर नहीं है, इसका मतलब ये आधा है, और आधा है तो इसके नीचे हलंत होना जरूरी है। अब ये र है आधा, इसके बाद आ गया है, र के बाद आ आया है तो र में आ मिलके बन गया रा। अब रा तो पूरा हो गया हमारा, लेकिन ब आधा रह गया। अब जब आधे ब में र मिलाया जाता है तो र उसके चरणों में चला जाता है, जैसे ये इसके नीचे लग गया। फिर ह आधा है और म आधा है, म में अ मिल गया तो म पूरा बन गया, लेकिन ह आधा रह गया, तो ह बनाकर इसके बीच में से ऐसे करके म को ले लेते हैं, और न में ह मिलाएंगे तो अणह बन गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आता है च में अ मिलाएंगे तो पूरा च बन गया। फिर पेंसिल गई। फिर च में अ मिला है पूरा तो पूरा च बन गया। ल में अ मिला दिया तो पूरा ल बन गया, और ये म में हलंत लगा, इसका मतलब ये आधा है, ये ऐसे ही रहेगा। फिर क में अ मिला दिया तो क। अब र आधा है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब ये आधा ही रहेगा। अब म में अ मिलाएंगे तो म बन गया। अब यहाँ पे व्यंजन म से पहले र आया, र आधा है, तो इसको हम ऊपर लगा देते हैं इसके शीर्ष पर। न में आ मिला दिया ना, सौ में छोटी ई मिलाई सी, और क में आ मिला दिया तो बन गया का, नासिका। म में आ मिला दिया माँ। अब यहाँ पे भी र आधा है, उसके बाद म आधा है, यहाँ पे अ नहीं आया है, तो ये र जो है ये ऊपर चला जाएगा। म में ई मिलाई तो बन गया मी, और ये आधा र इसके ऊपर आ जाएगा। क में अ मिला दिया क, और म आधा है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। फिर प आधा है, र में अ मिल गया है तो र पूरा हो गया है, लेकिन जब प में हम र मिलाते हैं तो र नीचे आ जाता है। य में ओ मिला दिया यो, ज में अ मिलाया ज, न में अ मिलाया न, और म में कोई स्वर नहीं, इसलिए ये आधा ही रहेगा, ये बन गया प्रयोजनम। अब आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्णों को अलग अलग करना, यानी जो व्यंजन है उनमें से स्वरों को अलग कर देना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि असर लिखा हुआ है, अब इसको अलग अलग कैसे करेंगे? अ तो स्वर है अपने आप में, ये अलग है। फिर जमा, स में अ मिला हुआ है, इसलिए स आधा करके अ अलग हटा देंगे, और र में भी अ मिला हुआ है, इसलिए र हलंत लगा के आधा लिखेंगे, और जमा अ। इसके बाद है आराम। आराम में आ, अब अ प्लस अ नहीं करेंगे आ के लिए, इसे कहेंगे आ जमा र में से आ निकाल देंगे, र जमा आ, और म में अ मिला हुआ है तो आधा म यानी हलंत लगा के और अ लिखेंगे। बच्चों, आज का हमारा वर्ण विचार पाठ पूर्ण हुआ। अब इसकी एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है, वो आपको दी जाएंगी और ध्यान पूर्वक उसे करेंगे।